Hello everyone, this is our second lecture about Prezi, how to write Prezi. देखिए, मैं एक बार पहले कह देना चाहती हूँ कि I have learned these things from very expensive coaching. So I want कि जो लोग ये एक्सपेंसिव कोचिंग्स नहीं अफोर्ड कर सकते वो यहाँ पे फ्री अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते। ये क्लासेस जो भी चल रही हैं ये इसलिए नहीं चल रही हैं कि व्यूज़ इंक्रीज़ हों या सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हों या कोई भी इनडायरेक्टली वे से कहीं आप डाइवर्ट हो सकते हों या डिस्ट्रैक्ट हो सकते हों। नहीं, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपके पास लेकर आ रही हूँ वो एक प्रॉपर सोर्स से ही लेकर आ रही हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको बुक्स की तरह गाइड करूँगी और सारी बुक्स का भी नाम बताऊँगी कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी सोर्स से सारी चीज़ें मैं लेकर आ रही हूँ। सबसे पहले चलते हैं प्रेसी की तरफ। तो आइए ये जानते हैं कि प्रेसी किस तरह लिखी जाए। जी हाँ, आपको बहुत सारे रूल्स पता होंगे। जो चीज़ें आपको नहीं पता वो मैं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम, कीमती टाइम जो है वो यहाँ पर वेस्ट होता रहे। तो इस तरह हम करेंगे कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेसी के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि स्टेप 1, read the passage thoroughly. Try to get general idea of the theme of the passage. देखिए, एक पैसेज हमें दिया हुआ होता है, उसका हमेशा से ये मालूम करना होता है कि ये पैसेज कह क्या रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मेन आइडिया, जो मेन थीम होती है वो ही मिस कर देते हैं और उसको इग्नोर करके अगर आप आगे भी बढ़ेंगे तो आपका वो पैसेज वहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा। डेफिनेटली ये याद रखें कि आपको हर पैसेज में एक मेन टाइटल सेंटेंस ढूंढना है। वो टाइटल सेंटेंस आया या तो बिल्कुल फ्रंट पे लिखा होता है या बिल्कुल एंड में लिखा होता है। हो सकता है कि वो बीच में भी लिखा हुआ हो। Next, step 2. Read the passage again. Underline all the important ideas. Grasp the entire meaning of material. Important ideas. What do you mean by important ideas? Let's suppose if you are living in country and you are having a lot of rainfall there, that you will discuss about the rainfall rather than you will discuss about the features of your country. Right? If a person is talking about rainfall, then he must be talking about all the effects about rainfall. He will not discuss anything rather than rainfall. Next, step number 3. Rewrite in fewer words what the author has said. If desirable, write in the form of points. Use your own language as far as possible. आपको अपनी लैंग्वेज खुद यूज़ करनी है। ये ना हो कि आप उसी की लाइनें बार बार रिपीट कर रहे हों और उसको शॉर्टकट करके दे दें। नहीं, एग्जामिनर चाहता है कि आपने इस पैसेज में से क्या समझा और कौन से मेन पॉइंट्स निकालें। आप पहले रफ वर्क में वो पॉइंट्स सारे जमा कर लें और उनको अपनी ही लैंग्वेज में बनाकर एक ड्राफ्ट बना लें। स्टेप नंबर 4. Read the passage. Compare your points with the passage to make it sure that no important points has been missed and nothing insignificant has been added. What does it mean? कि आप हमेशा अपने पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसको रीड करें और जो ओरिजिनल पैराग्राफ दिया हुआ है उसको भी कंपेयर करें। ऐसा ना हो कि आपने अनइम्पॉर्टेंट लाइंस जो है वो ऐड कर ली हों और जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं वो मिस कर दी हों। स्टेप नंबर 5. With the help of points, put down the sum of passage in well-connected and reliable paragraph. This is your rough draft. Let me tell you, जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं उन सबको सम अप कर दें, लेकिन याद रहे कि हर पॉइंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा हो। वो ऐसा ना हो कि एक पॉइंट आपको बता रहा हो कि इसके मतलब क्या हो रहा है और दूसरा पॉइंट आपको बहुत दूर लेके जा रहा हो। तो कोशिश करें कि पूरा ही उसको सीक्वेंस के साथ लिखें। स्टेप नंबर 6. काउंट द वर्ड्स इन योर रफ ड्राफ्ट. जो वर्ड्स आपको बिल्कुल रिक्वायर्ड हैं आपने उसके मुताबिक ही लिखना है। काफ़ी सारे आपको टीचर्स बोलेंगे कि नहीं, आप कुछ ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आप कुछ कम भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके पास चॉइस सिर्फ 5 वर्ड्स एक्स्ट्रा और 5 वर्ड्स लेस की है। आप उससे ज़्यादा ना ही उससे कम लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 7.
Rewrite and rephrase your rough draft whenever needed. The three things you have to keep in mind and reproduction of the facts contained in original passage with clarity and economy in your expression. आपने रिव्यू करना है और रीफ्रेज योर रफ ड्राफ्ट, जो रफ ड्राफ्ट बनाया हुआ है आपने उसको दोबारा से रिव्यू करके दोबारा से उसको राइट करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। और थ्री थिंग्स अपने आप को माइंड में रखें। रिप्रोडक्शन, स्टेप नंबर 8, गिव योर प्रेसी अ सूटेबल हेडिंग। हेडिंग बहुत अच्छी होगी तो एग्जामिनर बहुत मुतमईन हो जाएगा, वो ये समझ जाएगा कि आप पूरा पैसेज समझ चुके हैं और उसको अच्छे से टाइटल देंगे तो वो समझ जाएगा कि आपने किस बारे में लिखा होगा। Some suggestions for achieving brevity. Try to replace clauses by phrases and phrases by words. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपने किस तरह से फ्रेजेस को वर्ड्स में चेंज करना है और कितने बड़े सेंटेंसेस को शॉर्ट करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। द टू मैन वर ऑन टर्म्स ऑफ मोस्ट फ्रेंडली एंड इंटीमेट कैरेक्टर but they were not interested in the same things and the occupation in which each of them was engaged were of different nature. ये एक ऐसी बात कर रहा है जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में भी लिखी जा सकती है। इट डजेंट मीन कि आपने उसका पूरे वर्ड्स काट लिए तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट देगा, नहीं, आप इसको समराइज़ करें और समराइज़ करने के बाद देखिए किस तरह बनेगा। द टू मेन वर इंटीमेट फ्रेंड्स बट देयर इंटरेस्ट एंड ऑक्यूपेशंस वर डिफरेंट। देखें ऊपर वाली जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं उसका पूरा का पूरा मतलब नीचे वाली एक सिंगल लाइन में पूरा हो गया। नंबर 2, अवॉइड ऑल अननेसेसरी रिपीटेशंस। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, रिपीटेशन हमने बिल्कुल नहीं करनी। It was decided to allow only our own college students to participate in the seminar and not to invite any external participant. तो ये दूसरी बात रिपीट हो गई। जब आपने ये कह दिया कि आपने अपने ही ओन कॉलेज के स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है पार्टिसिपेट के लिए, तो डेफिनेटली बाहर वालों को आप नहीं इनवाइट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, हेयर एंड, ये क्या हो जाएगा, हेयर एंड नॉट to invite any external participant is unnecessary. Number 3, linking of various sentences with linking words. लिंकिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? लिंकिंग वर्ड्स की एक पूरी लिस्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। आप लिंकिंग वर्ड्स को सेंटेंसेस के बीच में जोड़ेंगे तो वो सेंटेंसेस बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएंगे। उसके अलावा आप जब भी कोई भी सेंटेंस जोड़ेंगे तो वो अट्रैक्टिव नहीं शो होते। जैसे कि इन एग्जाम्पल में देखें, आई मेड एन अटेम्प्ट टू एस्केप, आई चूज क्लाउडी नाइट, माई कैप्टर वर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस। These sentences could be linked like, one cloudy night, while my captors were celebrating the success, I made my attempt to escape. बहुत ही खूबसूरत बन गया। नाउ हम 4 पे जाते हैं। 4 में हमने क्या देखना है कि ओमिशन ऑफ एग्जाम्पल्स, कंपैरिजन, कंट्रास्ट एंड मेयर डिटेल्स। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि हमने क्या ओमिट करना है। ओमिट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पैराग्राफ में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि कहाँ कहाँ कंपेयर कर रहा है। और थर्ड हमने देखना है कि कोई कंट्रास्ट में सेंटेंसेस तो नहीं, और जो भी मेयर डिटेल है जो बिल्कुल फजूल है, काम की नहीं है, वो हमने ओमिट आउट कर देनी है। जैसे कि ये एग्जाम्पल बता रही है, अ स्कूल बॉय में डे ड्रीम ऑफ प्लेट्स piled high with food, a young dancer of applauding crowds, a businessman of government contracts. Amir's daily dreams were however different. He thought only of rockets. देखें ये एक कंट्रास्ट वाला सेंटेंस है जिसमें सिर्फ हमने ये मेंशन करना है कि जो बंदा है वो क्या सोचता है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दी हुई हैं। हियर आमिर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ रॉकेट्स, the rest of the things mentioned only be way of contrast which could easily be omitted while summarizing this passage. मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दी जाती हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं इंक्लूड करनी होती, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बिल्कुल इंक्लूड करनी होती हैं।
लेट्स सपोज़ अगर आपके पास ऐसा कुछ मिला हुआ है जैसे आपके पास उसका सिनोनिम नहीं है, जिस तरह से कहते हैं कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, इनका कोई सिनोनिम नहीं है, तो ये वर्ड्स उसी तरह यूज़ होंगे। लेकिन बाद में जो दूसरे वर्ड्स आएंगे, दूसरे क्लॉज में जो भी वर्ड्स होंगे, उनका सिनोनिम ढूंढने से ही हमारी प्रेसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो बात आपको समझ में ना आए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बार बार फेसबुक पर मैसेज करते हैं जो उनको समझ में नहीं आता। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम भूल जाते हैं, और सबसे पहले ये होता है कि हम जल्दी जल्दी में सारा पैराग्राफ पढ़ने के लिए टाइटल ही भूल जाते हैं कि हमने टाइटल क्या लिखना है। मैं एक बात बता दूं कि टाइटल सिर्फ 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स का हो सकता है। ज़्यादा लंबा टाइटल लिखेंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि कहना क्या चाहता है। तो कोशिश करें आप अपनी बातों को छोटी सी छोटी चीज़ों में एक्सप्लेन कर दें, तो उसी से ही आपका भी टाइम बच जाएगा और एग्जामिनर को चेक करने वाले को भी टाइम बच जाएगा कि वो आपका पेपर बहुत अच्छे से चेक करे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही लाइक करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको बर वक्त लेक्चर्स मिलते रहें और अपलोड होते रहें, तो डेफ़िनेटली आपको चाहिए होगा कि आप यहाँ पर कनेक्टेड रहें। आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये चैनल मैंने सिर्फ इसीलिए ओपन किया है ताकि जो भी एक्सपेंसिव कोचिंग्स का अफोर्ड नहीं करते वो स्टूडेंट्स ज़रूर यहाँ से फ़ायदा उठाएं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का वे ऑफ टॉकिंग समझ में नहीं आता, मुझे बताएं, मैं आसान उर्दू और आसान इंग्लिश में भी लेक्चर डिलीवर कर दूँगी।